नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग, जो हर दिन लाखों थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज को संभालता है, आखिर कैसे काम करता है? क्यों कभी हम छोटी सी बात भूल जाते हैं और कभी बचपन की कोई धुंधली याद अचानक बिल्कुल साफ हो जाती है? क्यों स्ट्रेस के समय हमारा माइंड अलग तरह से बिहेव करता है और शांति के समय बिल्कुल अलग? आज का ये वीडियो आपको इन्हीं सवालों के बेहद रोचक और प्रैक्टिकल जवाब देने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दिमाग को किसी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक सिंपल, रिलेटेबल और फैसिनेटिंग कहानी की तरह समझाती है। हेड फर्स्ट बाय एलिस्टर सैंडहाउस। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपके अपने माइंड के अंदर झांकने की एक जर्नी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेमोरी लॉस क्या होता है, डेजा वू क्यों होता है, स्ट्रेस हमारे ब्रेन को कैसे प्रभावित करता है और क्यों कभी कभी हमारा माइंड हमें ऐसे सिग्नल्स देता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये किताब न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और रियल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इतनी खूबसूरती से जोड़ती है कि आपको लगेगा जैसे आप अपने ही दिमाग के रहस्यों को डीकोड कर रहे हैं। अगर आप भी कभी अपनी भूलने की आदत से परेशान हुए हैं, अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका माइंड बहुत तेज चलता है पर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आप जानना चाहते हैं कि एंजाइटी, मेमोरी, इमोशंस और ब्रेन केमिस्ट्री के बीच क्या कनेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां आपको कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टर्म्स नहीं, बल्कि सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और रिलेटेबल स्टोरीज के जरिए ब्रेन को समझाया जाएगा। इस चैनल पर मेरा उद्देश्य सिर्फ किताबों की समरी देना नहीं है, बल्कि हर किताब के जरिए आपकी थिंकिंग को एक्सपैंड करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करना और आपको खुद से जोड़ना है। हेड फर्स्ट की ये कहानी आपको ये एहसास दिलाएगी कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है और साथ ही कितना सेंसिटिव भी। इसे समझना सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की तरफ एक बड़ा कदम है। तो आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए और तैयार हो जाइए अपने ही माइंड की एक अमेजिंग जर्नी पर निकलने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मीनिंगफुल, लाइफ चेंजिंग और नॉलेज रिच वीडियोस आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि आपके दिमाग की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं हेड फर्स्ट की इस अद्भुत यात्रा को। चैप्टर 1, याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ यादें हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी होती है कि सालों बाद भी वे बिल्कुल ताजा लगती है, जबकि कुछ बातें कुछ ही मिनटों में धुंधली हो जाती है। यही रहस्य हमें दिमाग की उस अद्भुत दुनिया में ले जाता है, जहां याददाश्त केवल इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जगह नहीं, बल्कि हमारी पूरी पहचान, हमारे अनुभव और हमारी भावनाओं का घर बन जाती है। हेड फर्स्ट में एलिस्टर सैंडहाउस इस जादुई प्रक्रिया को मेडिकल टर्म से नहीं, बल्कि इंसानी कहानियों से समझाते हैं, ताकि हमें महसूस हो सके कि मेमोरी सिर्फ दिमाग की क्षमता नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने बचपन की हर छोटी बड़ी बात विविडली याद रखता है, लेकिन उसे ये याद नहीं कि उसने सुबह नाश्ते में क्या खाया। ये विरोधाभास बताता है कि याददाश्त एक सीधी रेखा में काम नहीं करती। हमारे दिमाग में अलग अलग तरह की मेमोरीज रहती है, कुछ पल भर के लिए, कुछ उम्र भर के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमें वर्तमान में जीने में मदद करती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे अतीत को संभाल कर रखती है। लेकिन ये प्रक्रिया उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है। दिमाग हर अनुभव को तुरंत मेमोरी में नहीं बदल देता। वह चुनता है, छांटता है और तय करता है कि क्या सहेजना है और क्या जाने देना है। भावनाएं यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कोई खुशी का पल, कोई डरावना हादसा या कोई गहरा इमोशनल एक्सपीरियंस, ये सब मेमोरी पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी पहली सफलता, पहली असफलता या किसी अपने की कही हुई बात लंबे समय तक याद रहती है। लेखक ऐसे लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिनकी याददाश्त आंशिक रूप से खो गई और वे अपने ही
जीवन के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते रहे। उनके लिए हर दिन एक पजल की तरह था। वे जानते थे कि वे कौन हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वे कहां से आए हैं। ये एहसास हमें समझाता है कि मेमोरी केवल जानकारी नहीं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी की नींव है। अगर यादें मिट जाए तो हम खुद को कैसे पहचानेंगे? ये भी दिलचस्प है कि मेमोरी किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह सटीक नहीं होती। हर बार जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो दिमाग उसे थोड़ा बदल देता है, उसमें नई परतें जोड़ देता है। इसलिए कभी कभी हमारी यादें वास्तविकता से थोड़ी अलग हो जाती है, फिर भी हमें वे बिल्कुल सच लगती है। ये ह्यूमन माइंड की एक फैसिनेटिंग सच्चाई है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि भूलना भी उतना ही जरूरी है जितना याद रखना। अगर हर छोटी बड़ी बात हमेशा याद रहे तो दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। फॉरगेटिंग हमें आगे बढ़ने में मदद करता है ताकि हम वर्तमान पर ध्यान दे सके। यही बैलेंस मेमोरी को पावरफुल बनाता है। ये यात्रा हमें अपने ही माइंड के प्रति एक नई रिस्पेक्ट से भर देती है। हम समझने लगते हैं कि याददाश्त केवल दिमाग का फंक्शन नहीं, बल्कि हमारे जीवन की कहानी है जो हर दिन लिखी जा रही है। जब हम ये जान लेते हैं कि मेमोरी कैसे काम करती है, तो हम अपने अनुभवों, भावनाओं और पहचान को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। यही समझ इस किताब को केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की ओर एक गहरा कदम बना देती है। चैप्टर 2, एमनीसिया और मेमोरी लॉस के वास्तविक केस। कभी कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठें और आपको अपना ही नाम याद न हो। कमरा पहचाना सा लगे, पर याद ना आए कि आप यहां क्यों हैं। सामने खड़ा इंसान मुस्कुराकर आपसे बात करे, पर आप उसे पहचान ही न पाए। यही वो भावनात्मक, उलझा देने वाली और कहीं कहीं डरावनी दुनिया है जहां एमनीसिया और मेमोरी लॉस से जूझते लोग हर दिन जीते हैं। हेडफर्स्ट की शुरुआत हमें ऐसे ही वास्तविक अनुभवों से रूबरू कराती है, जहां दिमाग की एक छोटी सी गड़बड़ी पूरी पहचान को हिला देती है। एक मरीज की कहानी दिल को छू लेती है। वो हर कुछ मिनट बाद वही सवाल दोहराता है, मैं यहां क्यों हूं? उसे अभी अभी बताई गई बात भी याद नहीं रहती। डॉक्टर समझाते हैं, परिवार समझाता है, पर कुछ देर बाद सब मिट जाता है, जैसे किसी ने दिमाग की स्लेट साफ कर दी हो। उसके चेहरे पर उलझन, बेचैनी और हल्की सी शर्म झलकती है। वो कोशिश करता है सामान्य दिखने की, पर भीतर एक अजीब सा खालीपन उसे घेर लेता है। ये सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं, ये अपनी ही कहानी से कट जाने का दर्द है। किसी और व्यक्ति के साथ उल्टा होता है। उसे बचपन की घटनाएं, स्कूल के दोस्त, पुरानी गलियां सब याद है, पर कल क्या हुआ ये धुंधला है, जैसे मेमोरी की टाइमलाइन बीच से टूट गई हो। ये फर्क दिखाता है कि मेमोरी एक सिंगल बॉक्स नहीं, बल्कि कई सिस्टम्स का जटिल नेटवर्क है। दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग तरह की यादों को संभालते हैं, और जब उनमें से कोई हिस्सा प्रभावित होता है तो यादें भी अपने अपने तरीके से बिखर जाती है। सबसे भावुक पल तब आता है जब परिवार वाले अपने प्रियजन को पहचानते हैं, पर वो उन्हें नहीं पहचान पाता। मां सामने खड़ी है, पर बेटे की आंखों में पहचान की चमक नहीं है। पत्नी मुस्कुरा रही है, पर पति के चेहरे पर अनजानी दूरी है। ये दृश्य केवल मेडिकल कंडीशन नहीं, रिश्तों की कसौटी बन जाता है। प्यार, धैर्य और उम्मीद सबकी परीक्षा होती है। मेमोरी लॉस यहाँ एक क्लिनिकल टर्म नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की परीक्षा बन जाता है। कभी कभी दिमाग खुद अपनी कहानी गढ़ने लगता है। जब असली यादें गायब होती हैं, तो माइंड गैप्स को भरने के लिए इमेजिन डिटेल्स जोड़ देता है। व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ ऐसी बातें बताता है जो कभी हुई ही नहीं। ये झूठ नहीं, बल्कि ब्रेन की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। खाली जगहों को किसी तरह भर देना ताकि दुनिया समझ में आती रहे। ये समझकर एहसास होता है कि दिमाग कितना अद्भुत और कितना नाजुक है। इन अनुभवों से एक गहरी बात सामने आती है। हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं सब मेमोरी की धागों से बुने हुए हैं। जब ये धागे ढीले पड़ते हैं तो पूरी जिंदगी की बुनावट बदल जाती है। एमनीसिया सिर्फ यादें नहीं ले जाता, वो मैं कौन हूं
का जवाब भी साथ ले जाता है। इन कहानियों को सुनते समझते हुए मन में करुणा, आश्चर्य और एक अजीब सी विनम्रता पैदा होती है। हम समझ पाते हैं कि रोजमर्रा की छोटी छोटी यादें, किसी का नाम, घर का रास्ता, कल की बातचीत कितनी अनमोल है। ब्रेन कोई मशीन नहीं, बल्कि अनुभवों, भावनाओं और स्मृतियों का जीवित संसार है जो हर पल हमें हम बनाता है। चैप्टर 3, डेजा वू। पहले देखा हुआ सा क्यों लगता है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह खड़े हों, किसी से बात कर रहे हों और अचानक दिल के भीतर एक अजीब सी लहर उठे? ये सब पहले भी हो चुका है। वही दृश्य, वही आवाजें, वही एहसास। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक जाता है और मन मानने लगता है कि ये पल पहले भी जी चुके हैं। इसी रहस्यमयी अनुभव को हम डेजा वू कहते हैं। एक ऐसा अनुभव जो रहस्यमय भी है, थोड़ा डरावना भी और बेहद आकर्षक भी। एलिस्टर सैंडहाउस इस अनुभव को किसी रहस्य या जादू की तरह नहीं, बल्कि दिमाग की अद्भुत कार्यप्रणाली के रूप में समझाते हैं। वे बताते हैं कि हमारा ब्रेन हर पल इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कैटेगराइज करता है और उसे पास्ट मेमोरीज से कंपेयर करता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में हल्की सी टाइमिंग एरर हो जाती है। नई जानकारी ब्रेन के मेमोरी सिस्टम में इस तरह प्रवेश कर जाती है मानो वो पहले से स्टोर्ड हो। परिणाम यह होता है कि वर्तमान क्षण हमें पहले देखा हुआ महसूस होने लगता है। कल्पना कीजिए, एक युवा छात्रा अपने कॉलेज के गलियारे से गुजर रही है। अचानक उसे लगता है कि ये दृश्य, ये मोड़, ये दीवार सब कुछ पहले भी देख चुकी है। वो ठिठक जाती है, सोच में पड़ जाती है, पर सच में ऐसा कभी हुआ नहीं होता। ये अनुभव इतना वास्तविक होता है कि वो खुद पर शक करने लगती है। यही वो जगह है जहां दिमाग की मेमोरी प्रोसेसिंग हमें भ्रमित कर देती है। ये कोई सुपरनैचुरल संकेत नहीं, बल्कि ब्रेन की सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का खेल है। कुछ लोगों में ये अनुभव कभी कभार होता है और सामान्य माना जाता है, लेकिन कुछ मरीजों के केस में ये बार बार होता है, खासकर उन लोगों में जिनके टेम्पोरल लोब में असामान्य गतिविधि होती है। सैंडहाउस ऐसे मरीजों की कहानियां साझा करते हैं जिनके लिए डेजा वो केवल एक क्षणिक एहसास नहीं, बल्कि रोजमर्रा की उलझन बन जाता है। वे वर्तमान और अतीत के बीच फर्क नहीं कर पाते, जिससे उनकी रियलिटी परसेप्शन प्रभावित होने लगती है। सबसे रोचक बात यह है कि डेजा वो हमें ये समझने का मौका देता है कि मेमोरी केवल याद रखना नहीं है, बल्कि पहचानना भी है। जब ब्रेन किसी दृश्य को पहचानने की कोशिश करता है और गलती से उसे फैमिलियर टैग दे देता है, तब ये अनुभव जन्म लेता है। ये एहसास हमें ये भी बताता है कि हमारा माइंड कितनी तेजी से काम करता है और कितनी आसानी से छोटी सी गड़बड़ी हमें भ्रम में डाल सकती है। ये अनुभव हमें अपने ही दिमाग की जटिलता पर हैरान कर देता है। कुछ सेकंड का डेजा वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच है और क्या भ्रम। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारी रियलिटी उतनी ठोस नहीं है जितनी हम समझते हैं। हमारा ब्रेन हर पल हमारी दुनिया को गढ़ रहा है और कभी कभी उसी निर्माण में एक छोटी सी ग्लिच हमें एक अजीब रहस्यमय अनुभव दे जाती है। डेजा वो केवल एक सेंसेशन नहीं, बल्कि ब्रेन के मेमोरी सिस्टम की गहराई को समझने की एक खिड़की है। ये दिखाता है कि हमारी यादें, हमारी पहचान और हमारी वर्तमान अनुभूति सब एक बेहद जटिल नेटवर्क से जुड़े हैं, और जब इस नेटवर्क में हल्की सी गड़बड़ी होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे समय ने खुद को दोहरा दिया हो। चैप्टर 4, झूठी यादें कैसे बनती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे विश्वास के साथ कोई पुरानी घटना सुनाते हैं और सामने वाला कहता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उस पल में हल्की सी झुंझलाहट, थोड़ी शर्म और अंदर कहीं एक डर जागता है कि क्या सचमुच हमारी यादें हमसे खेल कर रही है। दिमाग की यही अजीब, रहस्यमय और भावनात्मक दुनिया हेड फर्स्ट में बेहद मानवीय कहानियों के जरिए सामने आती है, जहां मेमोरी सिर्फ फैक्ट्स का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित, बदलती हुई कहानी बन जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसे पूरा यकीन है कि बचपन में
वो समुद्र किनारे खो गया था। उसे लहरों की आवाज, रेत की ठंडक और मां का घबराया चेहरा तक याद है। मगर परिवार के सभी लोग कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये सुनकर उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, उसका दिमाग एक अधूरी जानकारी, कुछ सुनी सुनाई बातों और भावनाओं के मिश्रण से एक याद गढ़ चुका है। यही फॉल्स मेमोरी है, ऐसी स्मृति जो हमें बिल्कुल सच्ची लगती है पर वास्तव में वैसी कभी घटी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि मेमोरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह काम करती है, जहां हर दृश्य ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रहता है। लेकिन दिमाग ऐसा कैमरा नहीं है, ये एक क्रिएटिव स्टोरी टेलर है। जब भी हम किसी घटना को याद करते हैं, दिमाग उसे दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है। इस रिकंस्ट्रक्शन में हमारी भावनाएं, डर, इच्छाएं और दूसरों से सुनी बातें क्वाइटली जुड़ती जाती है। धीरे धीरे कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि हमें वो पत्थर की लकीर जैसी सच लगने लगती है। भावनाएं इस खेल में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर किसी घटना से डर, शर्म या खुशी जुड़ी हो, तो दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए खुद ही सीन्स बना लेता है। कई बार ट्रॉमा के बाद दिमाग खुद को बचाने के लिए ऐसी यादें गढ़ता है जो हमें इमोशनली सहारा दे। ये झूठ बोलना नहीं, बल्कि माइंड का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सुनने में अजीब लगे, पर कई फॉल्स मेमोरीज हमारे मन को टूटने से बचाने के लिए ही बनती है। कभी कभी बाहरी दुनिया भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। किसी की बार बार कही गई बात, किसी फोटो का गलत अर्थ या किसी कहानी को बार बार सुनना, ये सब हमारी ओरिजिनल मेमोरी को बदल देते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी कहानी याद कर रहे हैं, जबकि सच में हम दूसरों की कही बातों को अपनी स्मृति में बुन चुके होते हैं। इसीलिए दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरीके से याद रखते हैं और दोनों अपने अपने सच पर अडिग रहते हैं। ये एहसास थोड़ा असहज कर सकता है कि हमारी यादें पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, लेकिन यही बात इंसानी दिमाग को अद्भुत भी बनाती है। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं, उनके अर्थ को याद रखते हैं। दिमाग फैक्ट्स से ज्यादा फीलिंग्स को महत्व देता है, इसलिए कई बार जो सच है उससे ज्यादा असर उस याद का होता है जिसे हमने अपने भीतर गढ़ लिया है। जब ये समझ आती है तो हम दूसरों की बातों को भी नए नजरिए से सुनने लगते हैं। शायद सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा, उसका दिमाग उसकी अपनी कहानी सुना रहा है, और शायद हमारी अपनी कुछ यादें भी ऐसी ही कहानियां हैं जिन्हें हमने अनजाने में सच मान लिया है। यही मानवीय जटिलता इस विषय को इतना गहरा और भावनात्मक बना देती है। मेमोरी केवल दिमाग की क्षमता नहीं, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते और हमारी भावनाओं की नींव है। और जब ये नींव थोड़ी हिलती है तो हम अपने ही मन को नए तरीके से समझने लगते हैं। थोड़ा विनम्र होकर, थोड़ा संवेदनशील होकर और बहुत ज्यादा जागरूक होकर। चैप्टर 5, दिमाग और भावनाएं। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ यादें दिल के बहुत करीब रहती हैं, जबकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो चाहे जितनी कोशिश कर ले धुंधले पड़ जाते हैं। वजह सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि हमारी इमोशंस होती है। दिमाग और भावनाओं का रिश्ता इतना गहरा है कि कई बार हम यादों को नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी फीलिंग्स को ज्यादा लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं। यही रहस्य बेहद संवेदनशील कहानियों और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सामने आता है, जहां समझ आता है कि हमारा ब्रेन जानकारी जमा नहीं करता, बल्कि हर अनुभव को इमोशनल रंग में रंग देता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने किसी दुर्घटना का सामना किया हो, उसे तारीख, समय या जगह साफ याद न हो, लेकिन उस पल का डर, घबराहट और दिल की धड़कन आज भी वैसी ही महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का इमोशनल सेंटर यानी अम्यगदला उन पलों को बहुत गहराई से दर्ज कर लेता है। इमोशंस मेमोरी को हाईलाइट कर देती है। जिस अनुभव में भावनाएं तीव्र होती है, वो याद दिमाग में और गहराई से बैठ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं, मुझे बचपन की बहुत सी बातें याद नहीं, लेकिन मां की गोद की वार्मथ आज भी महसूस होती है। ये वार्मथ कोई तस्वीर नहीं, बल्कि एक इमोशनल इम्प्रिंट है।
दिमाग उस एहसास को संभाल कर रखता है, क्योंकि वही हमारी इनर सिक्योरिटी और आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। मेमोरीज सिर्फ सीन्स नहीं, बल्कि सेंसेशंस और फीलिंग्स का संगम होती है। लेकिन यह रिश्ता हमेशा सुखद नहीं होता। ट्रॉमा, फियर, लॉस जैसी भावनाएं यादों को इतना भारी बना देती है कि व्यक्ति उनसे बचना चाहता है। कुछ लोग किसी दर्दनाक घटना को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग बार बार वही तस्वीर, वही एहसास सामने ले आता है। यह दिखाता है कि इमोशंस कितनी ताकत से मेमोरी को कंट्रोल करती है। कई बार दिमाग खुद को बचाने के लिए कुछ यादों को धुंधला कर देता है, ताकि इंसान आगे बढ़ सके। एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है जब देखा जाता है कि खुश यादें भी दिमाग में अलग तरह से सुरक्षित रहती है। पहली सफलता, पहली तारीफ, किसी अपने के साथ बिताया खास पल, ये सब इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उनसे जुड़ी खुशी दिमाग में डोपामाइन और अदर केमिकल्स के जरिए एक मजबूत छाप छोड़ती है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। दरअसल हम उस दिन की फीलिंग को नहीं भूल पाते। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं तो छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। ऐसा इसलिए कि उस समय ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इमोशंस ध्यान को प्रभावित करती है और मेमोरी की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यही कारण है कि शांत मन में पढ़ी हुई चीज जल्दी याद रहती है और परेशान मन में सब उलझा सा लगता है। धीरे धीरे ये एहसास गहराता है कि हमारी यादें किसी हार्ड डिस्क की तरह व्यवस्थित फाइल्स नहीं है, बल्कि इमोशंस से बुनी हुई कहानियां हैं। हर कहानी में एक फीलिंग जुड़ी है और वही फीलिंग तय करती है कि वो कहानी कितने समय तक हमारे साथ रहेगी। दिमाग हमें सिर्फ याद रखने की क्षमता नहीं देता, बल्कि महसूस करने की शक्ति भी देता है। और यही दोनों मिलकर हमारी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और आइडेंटिटी को आकार देते हैं। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी यादों के पीछे भावनाओं का कितना बड़ा हाथ है, तो वो खुद को भी बेहतर समझने लगता है। क्यों कुछ बातें दिल पर असर कर जाती हैं, क्यों कुछ लोग भुलाए नहीं भूलते, और क्यों कुछ पलों की गूंज जीवन भर साथ रहती है। इन सब का जवाब दिमाग और भावनाओं के इसी गहरे संबंध में छिपा है। चैप्टर 6, स्ट्रेस, एंजाइटी और ब्रेन की कार्यप्रणाली। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल साधारण दिन जी रहे हों, लेकिन अचानक हार्ट रेट तेज हो जाए, हाथ ठंडे पड़ जाए, दिमाग सा महसूस होने लगे और छोटी सी बात भी भारी लगने लगे। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, पर भीतर जैसे कोई अदृश्य तूफान चल रहा हो। यही वो जगह है जहां स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे ब्रेन की कार्यप्रणाली को चुपचाप बदल देते हैं। हेड फर्स्ट में एलिस्टर सैंडहाउस इन अनुभवों को क्लिनिकल लैंग्वेज में नहीं, बल्कि इंसानी कहानियों के जरिए समझाते हैं, ताकि हमें महसूस हो सके कि ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं, बल्कि ब्रेन की एक गहरी संवेदनशील प्रतिक्रिया है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि उसे नींद कम आने लगती है, छोटी बातें भूलने लगता है और हर समय एक अनजाना डर साथ चलता है। वो सोचता है कि शायद वो कमजोर हो गया है, पर असल में उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला गया है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को पहचानता है बार बार अलार्म बजाने लगता है। ये अलार्म कभी कभी असली खतरे के बिना भी बजता रहता है और शरीर उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे सचमुच कोई संकट सामने हो। धीरे धीरे ये प्रक्रिया मेमोरी, अटेंशन और इमोशंस पर असर डालने लगती है। जो बातें पहले आसानी से याद रहती थी, वे धुंधली पड़ने लगती है। फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि दिमाग काम करना भूल गया है, बल्कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा में खर्च कर रहा है। एंजाइटी के दौरान हमारे थॉट्स तेजी से भागते हैं, जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला स्टेशन हो जहां हर ट्रेन एक साथ आ रही हो। मन थक जाता है पर रुक नहीं पाता। किताब में ऐसे लोगों की कहानियां सामने आती हैं जिन्हें लगता था कि वे मानसिक रूप से टूट रहे हैं, जबकि सच ये था कि उनका ब्रेन लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रभाव में था। ये केमिकल्स दिमाग के मेमोरी सेंटर और इमोशनल सेंटर को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति को लगता है
कि वो पहले जैसा नहीं रहा। कई बार ये स्थिति डेजा वू, घबराहट, अनजानी आशंका और इमोशनल आउटबर्स्ट्स के रूप में दिखाई देती है। सबसे मार्मिक बात ये समझ में आती है कि स्ट्रेस कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि शरीर की एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो लंबा चलने पर हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे बार बार खतरे का संकेत मिलता है तो वो आराम करना भूल जाता है। यही वो बिंदु है जहां एंजाइटी जन्म लेती है, बिना कारण भी डर महसूस होना। इन अनुभवों को पढ़ते हुए एहसास होता है कि जिन लोगों को हम ओवरथिंकिंग या टू सेंसिटिव कहकर टाल देते हैं, वे दरअसल अपने ब्रेन की एक गहरी जैविक प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। ये समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील बनाती है और खुद के प्रति भी, क्योंकि कई बार हमें इलाज की नहीं, समझ की जरूरत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील सिस्टम है जो हमारी भावनाओं, अनुभवों और परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा है। जब हम खुद को थोड़ा आराम देते हैं, धीमा करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हम केवल मन को शांत नहीं करते, हम अपने ब्रेन को यह संदेश देते हैं कि अब खतरा टल गया है। और तब धीरे धीरे वही दिमाग जो घबराया हुआ था फिर से संतुलन में लौटने लगता है। चैप्टर 7, पहचान और मेमोरी का संबंध। कभी सोचा है, अगर एक सुबह आप उठें और आपको अपना ही अतीत याद न हो, आपका नाम, आपका बचपन, आपकी पसंद नापसंद, आपके अपने लोग, सब जैसे धुंध में खो जाए, तब आप कौन होंगे? यही गहरा और भावनात्मक सवाल हमारे सामने आता है जब दिमाग और मेमोरी के रिश्ते को समझने की कोशिश की जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी पहचान हमारे चेहरे, हमारे काम या हमारे रिश्तों से बनती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अंदर छिपी होती है। हमारी असली पहचान उन यादों से बनती है जिन्हें हम अपने भीतर लेकर चलते हैं। बचपन की खुशबू, किसी अपने की आवाज, पहली असफलता का दर्द, पहली सफलता की खुशी, ये सब मिलकर हमें हम बनाते हैं। जब मेमोरी डगमगाती है तो पहचान भी हिलने लगती है। ऐसे लोगों की कहानियां सामने आती हैं जिन्हें एमनीसिया हुआ। वे अपने परिवार को देखते हैं पर पहचान नहीं पाते, आईने में खुद को देखते हैं पर यकीन नहीं होता कि ये वही इंसान है जिसकी एक लंबी कहानी रही है। इमेजिन कीजिए उस खालीपन को जहां कोई अतीत नहीं, कोई संदर्भ नहीं। एक इंसान शरीर से मौजूद है पर उसकी लाइफ स्टोरी जैसे डिलीट हो चुकी है। यही वो पल है जब समझ आता है कि मेमोरी सिर्फ याद रखने की क्षमता नहीं, बल्कि आइडेंटिटी की फाउंडेशन है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ यादें खो जाती हैं पर कुछ भावनाएं बची रहती हैं। कोई मरीज अपने बेटे का नाम याद नहीं रख पाता, पर उसके पास बैठते ही एक अजीब सी शांति महसूस करता है। दिमाग ने तथ्य भुला दिए पर भावना बचा ली। इससे पता चलता है कि मेमोरी केवल डेटा स्टोरेज नहीं है, ये इमोशन से गहराई से जुड़ी हुई है। हमारी पहचान सिर्फ फैक्ट से नहीं, फीलिंग्स से भी बनती है। कई बार लोग अपनी यादों के सहारे खुद को समझते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन जब वे यादें ही धुंधली पड़ जाएं, तो व्यक्ति खुद से सवाल करने लगता है, मैं कौन हूं? यही मानसिक उलझन आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाती है। दिमाग के एक छोटे से हिस्से में आई समस्या पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकती है। शांत व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, आत्मविश्वासी व्यक्ति असहाय महसूस करने लगता है। मेमोरी का टूटना इंसान के भीतर की कहानी को तोड़ देता है। ये समझ भी सामने आती है कि हम हर दिन अपनी पहचान को यादों के जरिए दोबारा बनाते हैं। सुबह उठकर हमें पता होता है कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारा दिमाग रात भर भी हमारी लाइफ स्टोरी को संभाले रखता है। हमारी यादें हमें कंटिन्यूटी देती है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर तक एक इनविजिबल धागा। और यही एक भावनात्मक सच्चाई सामने आती है। जब हम अपने किसी बुजुर्ग को भूलते हुए देखते हैं तो हमें दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि वे सिर्फ बातें नहीं भूल रहे, वे धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं। मेमोरी का जाना आइडेंटिटी का धीरे धीरे मिट जाना है।
ये एहसास हमें अपने दिमाग के प्रति एक नई संवेदनशीलता देता है। हम समझने लगते हैं कि हर याद, चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारे अस्तित्व की ईंट है। हम अपने अनुभवों से बने हैं और उन अनुभवों को जीवित रखने का काम मेमोरी करती है। जब तक यादें साथ है, तब तक हमारी कहानी चलती रहती है। इस पूरी यात्रा के बाद मन में एक गहरा भाव आता है। अपनी यादों को संजो कर रखना, अपने रिश्तों को महसूस करना और अपने अनुभवों को जीना कितना जरूरी है, क्योंकि अंत में हमारी पहचान किसी डॉक्यूमेंट में नहीं, हमारे दिमाग की उन अनगिनत यादों में बसती है, जो हमें हर दिन ये एहसास कराती है कि हम कौन हैं। चैप्टर 8, ब्रेन इंजरी और उसके प्रभाव। कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। एक सड़क दुर्घटना, एक गिरना या दिमाग पर लगी एक हल्की सी चोट, और वही इंसान जो कुछ मिनट पहले तक बिल्कुल सामान्य था, अचानक अपने ही भीतर अजनबी हो जाता है। हेडफर्स्ट की इस मार्मिक यात्रा में ऐसे लोगों की कहानियां सामने आती हैं, जिनके ब्रेन इंजरी ने सिर्फ उनकी याददाश्त नहीं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, इमोशंस और रिश्तों की बुनियाद तक को हिला दिया। एक मरीज की कहानी दिल को छू जाती है। वो अपने परिवार के बीच बैठा है, सब चेहरे पहचानता है, पर उनके साथ जुड़ी यादें जैसे धुंध में खो गई हों। पत्नी उसके सामने है, मगर उसके मन में वो कौन है ये स्पष्ट नहीं। ये भूलना केवल इंफॉर्मेशन का खो जाना नहीं, बल्कि उस इमोशनल थ्रेड का टूट जाना है जो हमें अपनों से जोड़ता है। ब्रेन इंजरी कई बार मेमोरी को इस तरह प्रभावित करती है कि व्यक्ति फैक्ट्स तो याद रखता है, पर फीलिंग्स खो देता है। जैसे कोई किताब हो जिसके पन्ने बचे हो, पर स्याही मिट गई हो। कहीं किसी और की कहानी में बिहेवियर बदल जाता है। शांत स्वभाव का इंसान अचानक चिड़चिड़ा, इंपल्सिव और असहज हो जाता है। परिवार समझ नहीं पाता कि ये वही व्यक्ति है या कोई और। डॉक्टर बताते हैं कि दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जो इमोशंस और सेल्फ कंट्रोल को संभालता है, चोट के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तब समझ आता है कि पर्सनैलिटी कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि ब्रेन की डेलिकेट वायरिंग पर टिकी हुई है। सबसे ज्यादा दर्द तब दिखता है जब मरीज खुद महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ बदल गया है, पर वो उसे शब्दों में समझा नहीं पाता। उसे लगता है जैसे उसका ओल्ड सेल्फ कहीं पीछे छूट गया हो। वो आईने में अपना चेहरा देखता है, पर भीतर वही पहचान नहीं मिलती। ये स्ट्रगल सिर्फ मेडिकल नहीं, डीपली इमोशनल है। ब्रेन इंजरी हमें ये सिखाती है कि हम जो है वो हमारे दिमाग की हेल्दी फंक्शनिंग पर कितना निर्भर है। कई मामलों में रिकवरी की उम्मीद भी दिखाई देती है। धीरे धीरे थेरेपी, केयर और समय के साथ कुछ यादें लौटती है, कुछ आदतें फिर से बनती है। परिवार का पेशेंस और प्यार इस हीलिंग प्रोसेस का अहम हिस्सा बन जाता है। ये उम्मीद जगती है कि ब्रेन अपनी जटिलता के बावजूद खुद को फिर से व्यवस्थित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इन सच्ची कहानियों के बीच एक गहरा एहसास जन्म लेता है। हम अक्सर अपने ब्रेन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब तक सब ठीक चलता है, हमें उसकी कीमत समझ नहीं आती। लेकिन एक चोट ये एहसास करा देती है कि हमारी मेमोरीज, इमोशंस, बिहेवियर और आइडेंटिटी सब उसी पर टिका है। ये समझ दिल को विनम्र बना देती है। अगली बार जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसका व्यवहार अचानक बदल गया हो, तो शायद हम उसे जज करने की बजाय समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है उसके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही हो जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। चैप्टर 9, भूलना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात हमेशा याद रहती, तो हमारा दिमाग कैसा महसूस करता। हर गलती, हर शर्मिंदगी, हर दर्द, हर अपमान, हर छोटी सी बहस अगर कुछ भी कभी भूलता ही नहीं, तो क्या हम सच में चैन से जी पाते। यही विचार हमें उस गहरी समझ की ओर ले जाता है जहां पता चलता है कि भूलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रेन का एक ब्यूटीफुल डिफेंस मैकेनिज्म है। मान लीजिए एक इंसान है जिसे अपनी जिंदगी का हर दिन, हर पल, हर शब्द बिल्कुल साफ साफ याद रहता है। सुनने में ये सुपर पावर लगता है, लेकिन असल में
ये एक भारी बोझ बन जाता है। ऐसे लोग वास्तविक दुनिया में मौजूद हैं और वे बताते हैं कि उनका माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। हर मेमोरी, हर डिटेल लगातार चलती रहती है, जैसे कोई मूवी जो पॉज ही नहीं होती। वे चाहते हैं कि कुछ बातें धुंधली पड़ जाए, कुछ यादें हल्की हो जाए, लेकिन उनका दिमाग उन्हें ये राहत नहीं देता। तब समझ आता है कि फॉरगेटिंग एक्चुअली हीलिंग का एक रास्ता है। दिमाग हर अनुभव को परमानेंट स्टोरेज में नहीं रखता। वो चुनता है क्या रखना है, क्या धीरे धीरे फेड कर देना है। ये सिलेक्शन रैंडम नहीं होता। जो बातें इमोशनल वेट रखती हैं, जो जीवन के लिए जरूरी है, वे गहरी छाप छोड़ती है। बाकी बातें धीरे धीरे पीछे चली जाती है ताकि माइंड पर अननेसेसरी लोड न रहे। अगर ऐसा ना हो तो हम इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से जूझते रहते, फोकस खो देते और वर्तमान में जीना मुश्किल हो जाता। कभी कभी हम भूलने को लेकर खुद पर नाराज होते हैं। नाम याद नहीं रहता, कोई तारीख भूल जाते हैं या कोई पुरानी घटना धुंधली पड़ जाती है। लेकिन यही तो ब्रेन की इंटेलिजेंस है। वो स्पेस बना रहा होता है नई यादों के लिए, नए अनुभवों के लिए, नए लर्निंग के लिए। फॉरगेटिंग इज नॉट फेलियर, इट इज स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी। सोचिए, अगर जीवन के दुख कभी फीके न पड़ते, किसी प्रियजन की मृत्यु का दर्द, किसी धोखे की चुभन, किसी अपमान की जलन, अगर सब कुछ उतना ही तीखा बना रहता तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। समय के साथ जब वे यादें हल्की पड़ती हैं तो हम उन्हें एक लेसन की तरह देख पाते हैं, न कि एक जख्म की तरह। ये ब्रेन का नेचुरल वे है हमें इमोशनली सर्वाइव कराने का। दिलचस्प बात यह भी है कि भूलना हमारी पहचान को मिटाता नहीं, बल्कि उसे संतुलित करता है। हम सब अपनी यादों का संग्रह है, लेकिन अगर हर मेमोरी इक्वली स्ट्रांग हो तो आइडेंटिटी बिखर सकती है। दिमाग कुछ यादों को बैकग्राउंड में भेज देता है ताकि हमारी पर्सनैलिटी स्टेबल रहे, हमारा फोकस प्रेजेंट पर बना रहे। ये समझ हमें खुद के प्रति नरम बनाती है। अगली बार जब आप कुछ भूल जाए तो खुद को दोष देने की बजाय ये सोचिए कि आपका ब्रेन क्वाइटली आपकी मदद कर रहा है। वो आपको अननेसेसरी वेट से बचा रहा है ताकि आप हल्के मन से आगे बढ़ सकें, नए मोमेंट्स को जी सकें और नई कहानियां बना सकें। फॉरगेटिंग दरअसल मेमोरी का अपोजिट नहीं है, बल्कि उसका एसेंशियल पार्टनर है। दोनों मिलकर हमारे अनुभवों को शेप देते हैं, हमारे दर्द को कम करते हैं और हमें वर्तमान में जीने की आजादी देते हैं। यही वो सटल विजडम है जो हमें अपने ही माइंड के प्रति एक नई रिस्पेक्ट से भर देती है। दोस्तों, हेड फर्स्ट की इस अद्भुत यात्रा के बाद एक बात साफ हो जाती है। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का साधन नहीं, बल्कि हमारी यादों, भावनाओं और पहचान का घर है। हम जो हैं, वो हमारी मेमोरीज से बने हैं और इन्हें समझना खुद को समझने जैसा है। अगर ये कहानी आपको अपने ही माइंड को नए नजरिए से देखने में मदद करे, तो यही इस वीडियो की असली सफलता है। ऐसे ही मीनिंगफुल और नॉलेज रिच वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।